इन मोदी की ये कंपल्शन जरूर होगी, इससे कुछ ना कुछ करना है। वेरी लिमिटेड वॉरफेयर होगी। अगर कि उससे ज्यादा बढ़ा तो फिर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के बारे में बात आ जाएगी। आपके डॉक्ट्रिन में ये है कि आपने टेक्निकल वेपन इस्तेमाल करना है। अगर आप करेंगे तो उसके बाद एस्केलेशन लेवल से दोनों तरफ से दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे। दुश्मन एडवांस कर रहा हो, हम उसे कन्वेंशनल से ना रोक सके, तो हम टेक्निकल इस्तेमाल करेंगे कि आप ऐसे सिस्टम लाए जिसमें पॉपुलर गवर्नमेंट हुकूमत में हो। अगर पॉपुलर गवर्नमेंट हुकूमत में नहीं होगी, तो अगर पॉपुलर गवर्नमेंट चाहे भी कि उसका कंट्रोल भी हो, लेकिन दुनिया को मैसेज जाएगा कि ये पपेट्स हैं ऑफ द मिलिट्री, एंड देयरफॉर इस वजह से हम पे प्रेशर आएगा, बिकॉज वो ब्लेम सारा हम पे आएगा। आप समझते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी नहीं है, अगर आप समझते हैं कि इमरान इमरान खान को कोई थ्रेट नहीं है, उसे आने दो बाहर। अगर आपको अगर उससे थ्रेट नहीं है, तो जब आप उसे बंद करके रखते हैं, किसी को मिलने नहीं देते, तो बाकी लोगों को तो ये इंप्रेशन जाता है ना कि आप उससे डर रहे हैं। तो ये बहुत ही नाजुक रला है, नाजुक। इस मामले में दोनों तरफ से फराखतेरी करनी चाहिए। और आप सही कह रहे हैं कि इमरान खान को रहा कर दे, उसे पैरोल में डाल दे। हमारे अपने डिफरेंसेस जरूर होंगे, लेकिन इस मौके पे हम पीटीआई और सारा मुल्क फौज के साथ खड़ा हुआ है, और इस तरह से वो मैसेज भी जाएगा हिंदुस्तान को कि ये मुल्क डिवाइडेड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पीके देख रहे हैं। सौराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एयर कोमोडोर जनाब जमाल हुसैन साहब। सर वेरी मच वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या हाल चाल है? आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? आई एम फाइन। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? आई एम वेरी गुड। जमाल साहब, अब जो इस वक्त नजर आ रहा है बॉर्डर की जो सूरत हाल है, खबरें सारी तो ज़ाहिर है आपके पास मौजूद होंगी, लेकिन ये जो एयरफोर्स और जो लड़ाई होने वाली है, हमारी जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है, ये हाई अलर्ट है। अब इन हालात को आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तानी देखिए एयरफोर्स को कैसे देख रहे हैं? एयरफोर्स की सलाहियत को कैसे देख रहे हैं? देखिए पहली बात यह है कि ये जो हालात है बहुत नाजुक है, ये सबको पता है। और जो असल बात यह है कि इस किस्म के हालात पिछले 10 साल से ये चौथी पांचवी दफा ये हो रहा है। हम्म। आपको पता है कि पहले तो श्रीनगर में जो पठानकोट में एक्सीडेंट हुआ था, उस पे मसले हुए। फिर उड़ी के बाद उन्होंने ये हरकत की। फिर उन्होंने पुलवामा, ये चौथी दफा है। ये 3 दफा 3 केसेस जब उन्होंने हम पे आजमाइश भी की थी अपने फोर्सेस के, और उन्होंने हमला भी किया था, पहली दफ़ा बाय कमांडोज, दूसरी दफ़ा बाय एयर। तो उस वक्त एस्केलेशन नहीं हुई, और शुक्र है कि वो न्यूक्लियर के बारे तक बात नहीं पहुंची। लेकिन अगर इस तरह आप करते रहेंगे, देन देयर इज अ चांस कि अगली दफ़ा कोई मिसकैलकुलेशन हो जाए। सो इस वजह से तो आई लुक एट इट, बहुत ही सीरियस बात है, और इसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा और मैं बता दूं कि ये जो न्यूक्लियर फैक्टर की वजह से हमारा इंडिया पाकिस्तान की इक्वेशन थोड़ा मुख्तलिफ है कंपेयर टू सोवियत यूनियन। उस वक्त के सोवियत यूनियन और अमेरिका के कोल्ड वॉर के दरमियान, उस वक्त जब वहाँ तशीदगी होती थी, तो सिर्फ ये दोनों इन्वॉल्व होते थे, बाकी सब हम देखते थे का हो क्या रहा है। लेकिन न्यूक्लियर वॉर जो पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो न्यूक्लियर डायमेंशन है, उस पे जो पूरी दुनिया की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब आपने देखा होगा, जब कारगिल में न्यूक्लियर में हमने अपने, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन, अपने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को आर्म कर दिया था, तो अमेरिकन की तरफ से, दुनिया की तरफ से प्रेशर आया, और चूंकि उन्होंने हमें एग्रेसर करार दिया था, तो हमें पीछे हटना पड़ा। 2002 में यही प्रेशर जब आया, जब तकरीबन वॉर तक पहुंचने लगी, तो फिर इंडिया पे प्रेशर आया, उन्हें पीछे हटना पड़ा, और 2019 में ये हुआ है। तो अगर ये आगे बढ़ती है, तो अगर ये दुनिया ये समझती है कि पाकिस्तान की एग्रेशन है, अगर वो हिंदुस्तान कन्विंस कर देता है इंडिया को कि ये जो पुलवामा में जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें पाकिस्तान का हाथ है, तो प्रेशर हम पे ज़्यादा आएगा, उन पे कम आएगा। और अगर हमने उन्हें कन्विंस कर दिया कि नहीं, हमारा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, फिर हिंदुस्तान पर प्रेशर आएगा। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा खतरा ये है, मिस कैलकुलेशन हो जाए, तो फिर जिसे कहते हैं ना कि अरमगदन की हालत हो सकती है, सिर्फ ना सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए, तो पूरी दुनिया के लिए। तो इसे हमें बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। अच्छा, सर आप क्या समझते हैं कि जहां तक ये मामलात पहुंच चुके हैं, जिस तरह से मोदी बातचीत कर रहा है, जिस तरह से ये सारा वाकया पहलगाम के अंदर स्टेज किया गया है, आप समझते हैं कि यहां से कोई बैक ट्रैक है, यहां से पीछे हटने का कोई तरीका है, या फिर नरेंद्र मोदी या इंडियन एयरफोर्स कोई ना कोई स्ट्राइक करेगी या कोई ना कोई इंगेजमेंट करेगी? जैसे मैंने अभी मैं बता रहा था कि इसमें सिर्फ हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना,
पूरी अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है, यूनियन की इन्वॉल्वमेंट है, वो सब मोदी को भी समझा रहे हैं कि कोई ऐसी हरकत ना करो कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो भी हमारा है उसके आगे आगे चले जाओगे और न्यूक्लियर वॉर का खतरा ना हो जाए। तो बातें तो हो रही हैं, बैक टॉक्स भी हो रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उम्मीद है कि ये उस नौबत तक ना पहुंचे, लेकिन मोदी की ये कंपल्शन जरूर होगी, इससे कुछ ना कुछ करना है। तो जिस जिस तरह उन्होंने पुलवामा के बाद हम पे अब्टाबाद में हमला किया था, शायद इस दफे कुछ छोटी मोटी हरकत करें। और बहुत ऐसे ये भी हो सकता है कि ये जो वो हरकत करे और हमारा जो रिएक्शन हो, पहले से ये ड्रामे पहले से स्टेज सेट किया हो जाए बाय द वर्ड जो पावर्स है, ताकि इसको आगे ना बढ़े। लेकिन जैसे इस तरह का है कि आपके इंटेंशंस कुछ और होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस है, और जितने भी आप जंग के देखें, 2000 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का देखें, वो वो जो वर्ल्ड वॉर हुए थे, वो एक्सीडेंटल एक्शन की वजह से वो बढ़ती चली गई। अच्छा, इफ यू वांट, मैं थोड़ा सा और जी। न्यूक्लियर टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें कि इसमें भी बहुत दोनों तरफ से बातें हो रही, और हमारे साथ जिंगोइज्म जो बातें होती है उससे हमें ज़रा गुरेज करना चाहिए। हम्म। टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की थोड़ी सी मैं कहानी बता दूं कि हम्म। टेक्निकल वेपन्स 1960s में निक्सन के ज़माने में इन्होंने इजाद किया, और उन्होंने देन एक कॉन्सेप्ट बनाई कि हम टेक्टिकल न्यूक्लियर से लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर कर सकते हैं। हम्म। और लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर में ये है कि अगर दुश्मन एडवांस कर रहा हो तो हम उस पर टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे, और उससे बहुत कम डैमेज होगा, और उसके बाद वो ये हम पीस की तरफ चले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली जब अमेरिकन मिलिट्री ने इसको वॉर गेम की, एक दफ़ा नहीं, 1 डजन टाइम, एक दर्जन से ज़्यादा वॉर गेम की, जब भी एक तरफ से छोटा टेक्निकल वेपन स्टार हुआ, एक्सप्लोरेशन बढ़ते बढ़ते स्ट्रेटेजिक वेपन, लेकिन बड़े वेपन आ गए, और दोनों मुल्क तबाह हो गए ऑन ऑन वॉर गेम्स में। सो सो ये लेसन ये हुआ कि टेक्निकल वेपन आप समझते हैं कि करके वॉर कंटेन हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि इसमें एक और बड़ी चीज़, एंड्रे बूफर है जो फ्रेंच के जनरल थे, उन्होंने ये कहा कि देखो, ये तुम्हारे पास जो स्ट्रेटजिक वेपन है जो बड़े वाले हैं, उससे आपसे बड़े फुल वॉर को आप लेटर कर सकते हैं। छोटे वॉर विद इन बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड वो चलता रहेगा। तो उसने कहा कि अगर आप टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स को अपने कन्वेंशनल डिफेंस में डाल दें, तो उसका ये होगा, दुश्मन को पता होगा कि अगर उसने थोड़ी सी भी गेंद की, तो आपने, आपके डॉक्ट्रिन में ये है कि आपने टेक्निकल न्यूक्लियर इस्तेमाल करना है। अगर आप करेंगे तो उसके बाद एस्केलेशन लेवल से दोनों तरफ से दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे। तो उसका ये कहना था कि इस तरह से आप अपना न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कम कर सकते हैं विदाउट लोअरिंग योर कन्वेंशनल कन्वेंशनल फोर्सेस को कम किए बगैर। तो मेरा जो तजिया है कि हमने, पाकिस्तान ने यही अवॉर्ड की है कि हमने 2016-17 में टेक्निकल वेपन्स को अपने डॉक्ट्रिन में डाल दिए कि हम ये ऑप्शन रखते हैं कि अगर दुश्मन एडवांस कर रहा हो, हम उसे कन्वेंशनल से ना रोक सके, तो हम टेक्निकल इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, दैट्स द डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन जो वेरी थ्रेट की हम करेंगे, उसकी वजह से ये डिटरेंस बढ़ जाती है। आप सर ये बताएं एयर कोमोडोर साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान और इंडिया की जो एयर फोर्स सलाहियतें हैं, दोनों एयर फोर्स का अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करें, तो पाकिस्तान और इंडिया कहां पर स्टैंड कर रहा है? वहां पर वो राफेल तैयारे हैं जो कि इंडिया के पास मौजूद हैं, यहां पर हमारे पास 17 थंडर, उसका जो जो नया वर्जन है, B3 हमारे पास मौजूद है। तो ये पाकिस्तान और इंडिया की एयर फोर्सेस कहां पर स्टैंड कर रही हैं अभी कंपैरिजन करें तो? देखिए, इसके दो कंपैरिजन हो सकती है। एक, अगर फुल स्केल वॉर हो, अगर फुल स्केल वॉर हो तो इंडियन इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स को बहुत सख्त हम पे एडवांटेज हासिल है, क्योंकि उनके पास लॉजिस्टिक सपोर्ट ज़्यादा है। उनके पास अगर उनके 50% भी तबाह कर दें हम उनके जहाज़ को, फिर भी उनके पास इतना बच जाएगा कि हम दे कैन स्टिल फाइट। लेकिन न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में फुल स्केल वॉर की नौबत नहीं आएगी, उससे पहले न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएंगे, और या तो न्यूक्लियर आर्मागेडन हो जाएगा, या फिर दुनिया आके फैसला करेगी कि किसको किसके पीछे जाके फोर्स करना है, के पीछे हट जाए। तो इस वजह से मैं देखता हूँ कि अगर लिमिटेड वॉर हो तो जो न्यूक्लियर एडवांटेज इंडिया को, अदरवाइज ये सॉरी न्यूमेरिकल एडवांटेज जो है, नंबर के एडवांटेज है, वो उसको नहीं होगी। और चूंकि हिंदुस्तान ने हमला करना है, तो बहुत इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स को मैं ज़रा ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे देखता हूँ। उनके पास राफेल ज़रूर है, लेकिन हमारे पास राफेल के अलावा जो हमारे
जो आ गए नए J10 आ गए हैं, और J10 की तो प्रैक्टिकली तो उसको इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ऑन पेपर उसके जो मिसाइल्स और रेडार्स हैं वो उसकी रेंज राफेल के मीका मिसाइल से बेहतर है। तो इस वजह से इंडियन एयरफोर्सेस को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगर वो हम हमारे जो J10 है, अर्बिन F-16 है एमरैम के साथ, वो इनको पहले देख लेंगे, और इनकी जो रेंज लीथल रेंज है वो उनसे ज़्यादा है। सो इस वजह से हमारे एडवांटेज जरूर होगा। और अगर क्लोज कॉम्बैट होता है तो उसमें तो फिर F-16 और J-17 और राफेल दोनों तकरीबन बराबर है। वो पायलट पे डिपेंड करेगा, हु इज़ अ बेटर पायलट। हम समझते हैं आर्स इज अ बेटर पायलट, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, मैं आई नेवर अंडरस्टिमेट, कभी एनिमी को अंडरस्टिमेट नहीं करता, ना मैं उनका मजाक उड़ाता हूँ। मैं उनको हमेशा प्रोफेशनल लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ, और जो मेरे ख्याल से अब तक एयरफोर्स की यही कोशिश है। और सेकंड जो हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है वो हमारे साइबर वॉरफेयर में है, क्योंकि हमारी एयरफोर्स में पिछले एक दहाई से, पिछले 10 डेकेड से बहुत ज़्यादा, चूँकि हम हमारे पास J-35 और F-22 उसको फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। हमने ज़्यादातर जोर लगाया था साइबर वॉरफेयर पे। इंडिया इंडिया ने भी ज़रूर किया था इस बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे जो साइबर वॉरफेयर की जो पहुंच है, जो उसकी इफेक्टिवनेस है, हिंदुस्तान से ज़्यादा है। और ये आपको नज़र आया था ड्यूरिंग द 2019 ऑपरेशन स्विफ्ट वॉर में, कि हमने उनके कम्युनिकेशन वगैरह को इस तरह बेकार कर दिया था कि बेचारा अभिनंदन मारा गया। अच्छा सर, ये प्लीज ऐड कर दें, इज इट ट्रू कि उस वक्त अभिनंदन के जो जहाज है उसे जैम कर दिया गया था, उसका रडार के साथ जो राब्ता है मुनकता कर दिया गया था, इवन वो अपने मिसाइल्स भी नहीं फायर कर सक रहा था। ये हमारे पीछे बैठे हुए जो हमारे साइबर की वजह से, हमारी जो साइबर एडवांसमेंट है उसकी वजह से हुआ। ये नहीं, ये साइबर वॉरफेयर ऐसे ही कहते हैं ना, साइबर वॉरफेयर में कि आप उनके कम्युनिकेशन जैम कर दें, उनके रेडार जैम कर दें। जहाँ तक मेरी खबर है कि हमने हमारे जो स्पेशल जहाज था, जो कम्युनिकेशन जैम करने वाला, उन्होंने उनके जो कम्युनिकेशन को जैम तो नहीं करते हैं, उसको आप स्क्रैम्बल कर देते हैं। तो उस वक्त क्योंकि हमने जो देखा कि अभिनंदन को कॉल आई थी, कि अभिनंदन उसका कोई कॉल था कि टर्न टर्न, वापस आ जाओ, टर्न बैक टर्न बैक, लेकिन वो उस आवाज तक पहुंच नहीं सके या वो समझ नहीं सका। अगर हम जैम नहीं करते, जो नंबर 2 उसका था उसको ये समझ में आ गई थी, उसका वो जैम नहीं हुआ था इतना जितना अभिनंदन का हुआ था। इस वजह से वो उसे वो मैसेज नहीं मिला, और फिर हमारे F-16 के मिसाइल के जद में आ गया, उसे उसे गिरा लिया गया। तो अभी अभी ये जो हमारी साइबर एडवांसमेंट है, ये उससे ज्यादा बेहतर होगी? यानी इससे ज्यादा बेहतर तरीके से हम उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जाम कर सकेंगे? देखिए, ये तो एनालिसिस है ना, इस पे मैं ये नहीं कह सकता कि अभी हमारा उनसे बेहतर है। ये थोड़ा सा गेसवर्क है, क्योंकि इंडियंस को जो 2019 में जो उनका डबैकल हुआ था, एयर डबैकल हुआ था, उसके बाद उन्होंने ज़रूर सबक हासिल की होगी। जैसे 65 की जंग में उनको बहुत नुकसान हुआ था। 71 की जंग में इंडियन एयरफोर्स की पोजीशन कदरन बेहतर थी 65 के ज़माने में। सो आई हैव नो डाउट उन्होंने भी अपने साइबर वॉरफेयर को काफ़ी अच्छा किया होगा। सो मेरे ख्याल से इवन मैच है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि इसमें तो इट बी वेरी लिमिटेड वॉरफेयर होगी। अगर कि उससे ज़्यादा बढ़ा तो फिर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के बारे में बात आ जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो मैं खतरा देख रहा हूँ दोनों हिस्से में, कि जैसे आपने नाम सुना होगा, जॉर्ज क्लेमेंसो, जो फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर और फ्रेंच वॉर मिनिस्टर थे ना, उन्होंने ये बड़ा फेमस कहा था कि द वॉर्स आर टू इम्पोर्टेंट बिजनेस टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स। ये बहुत हद तक सही भी है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारे पास सिविलियन पावर तो है, लेकिन क्या कैन दे कंट्रोल द जनरल्स, ये बड़ा सवाल है। नहीं नहीं, अगर आप जनरल आप पे, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये आप क्या कह रहे हैं कि हमारे पास सिविलियन पावर तो है, लेकिन कैन वी कंट्रोल द जर्नल्स? ये इसका क्या मतलब है? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मली जैसे हिंदुस्तान में है या यूरोप वगैरह में है, तो उसमें जो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर वो होता है, ही हैज फुल कंट्रोल। वो जनरल उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में नहीं है। आप 65 की जंग देख लें, 65 की जंग में वैसे भी इट वाज टोटली मार्शल लॉ, 71 के बारे में देख ले, और सारी जगह ज़्यादातर जनरल्स की जो डिफिशन होती है वो हमारे पॉलिटिकल पावर्स को ओवर पा कर देती है। और इसका एक ही हल है
कि आप ऐसे सिस्टम लाए जिसमें पॉपुलर गवर्नमेंट हुकूमत में हो। अगर पॉपुलर गवर्नमेंट हुकूमत में नहीं होगी, तो अगर पॉपुलर गवर्नमेंट चाहे भी कि उसका कंट्रोल भी हो, लेकिन दुनिया को मैसेज जाएगा कि ये पपेट्स हैं ऑफ द मिलिट्री, एंड देयरफॉर इस वजह से हम पे प्रेशर आएगा, बिकॉज वो ब्लेम सारा हम पे आएगा। अच्छा, अब ये थोड़ी सी मैं बात कर दूं कि किया किसने है। इसमें तीन ऑप्शन होते हैं। ये पूरा जो हमला हुआ तो वहां पे एक तो ये फॉल्स फ्लैग है, एक ऑप्शन है। दूसरा, विद इन उनके अपने ग्रुप ने किया था। और तीसरा ऑप्शन है कि ग्रुप तो वहीं से था लेकिन हमारे सपोर्ट से किया था। तो इस पे नतीजा जो निकलता है, इट विल सो डिपेंड ऑन आपकी नॉलेज कितनी है और आप अपने बायसेस की वजह से। देखो, हिंदुस्तान में तो उन्होंने वैसे ही फैसला कर दिया कि ये पाकिस्तान ने किया था, और हम ये समझते हैं कि नहीं, ये फॉल्स फ्लैग है। मेरे ख्याल से सच प्रॉब्लली दोनों के दरमियान में। अगर आप मुझसे पूछे कि अनलाइक पुलवामा और अनलाइक पठानकोट, ये जो हुआ तो उस वक्त 2016 पे और 2019 में मोदी की पावर वाज क्वाइट लो, और दोनों इलेक्शन करीब थे। सो उन पर ये फॉल्स फ्लैग करने की तो बात बनती थी। लेकिन इस दफा जो अभी पुलवामा में हुआ है, उसमें मोदी मोदी काफी स्ट्रांग है, काफी पॉपुलर है। और अगर वो उसने किया तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर उसने ये किया जो लोग कहते हैं कि हमारा पार पार बंद कर रहे हैं, कि वो कोई मानी नहीं रखती कि वो हमारा पार नहीं बंद कर सकते। उसमें और बहुत मसले हैं जो आपको पता है बाकी को से। तो इस मोस्ट लाइकली इधर ये लोकल ग्रुप ने किया, या हमारे आईएसआई के नॉलेज में थे। और अनफॉर्चुनेटली अमेरिका वगैरह उनकी तो यही है कि हो नहीं सकता कि बगैर आईएसआई के नॉलेज में हो सके। अगर ये बात भी सच है कि अगर हमला उन्होंने लोकली नहीं किया है, लेकिन अगर ये इम्प्रेशन पूरी दुनिया को जा रहा है कि हमारी आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर सारा मलबा हम पे ही गिरेगा और सारी दुनिया का प्रेशर हम पे ही आएगा टू बैक ऑफ। अच्छा, एक दैट्स और सैड बात। जो सिनेरियोज आप पेश कर रहे हैं। लेकिन सर, क्या आप समझते हैं इस वक्त एक पॉपुलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हुकूमत में, या फिर ये गवर्नमेंट डिप्लोमेटिकली, या जो दुनिया के अंदर एक नैरेटिव बनाना है, बयानिया बनाना है, या डिफेंड करना है मोदी के नैरेटिव को, ये कर सकती है? यू नो द आंसर। नहीं, आई आपको वांट टू पता लिसन, है। आई वांट टू लिसन, चूंकि आप जाहिर है एक अच्छा, ये जी। नहीं, दिस गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी बहुत लो है। पॉपुलैरिटी तो बहुत लो है। और जितने भी सर्वे हुए उसमें इनकी पॉपुलैरिटी कंपेयर टू द पीटीआई बहुत कम है। दैट्स अनफॉर्चुनेटली फैक्ट। मे बी द एक्चुअली में भी डिफरेंट, लेकिन वही कहते हैं ना कि जो एक्शंस होते हैं उन ट्रूथ से ज्यादा परसेप्शंस पे होते हैं। अगर आप बहुत अच्छे भी हैं लेकिन दुनिया समझती है आप नालायक है, यू विल सफर। सो ये परसेप्शन तो है कि दिस गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है, वेरी वीक है, एंड दे आर टोटली सब्सर्विएंट है टू आवर मिलिट्री कमांडर्स। ये हम नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो पूरी दुनिया कह रही है। okay? उस पे क्या होगा, क्या करना चाहिए, वो बहुत लंबी बहस है, उसमें अभी मैं नहीं पढ़ना चाहता। यार कोमोडोर साहब, अब आपने जाहिर है बहुत सारी बातें छेड़ दी हैं जो पाकिस्तानी मीडिया में अब नहीं हो रही है, इस इवन इन जावियों पर डिस्कशन नहीं हो रही। इस सारे सिनेरियो के अंदर इमरान खान कहां पर फिट होता है? इमरान खान जेल के अंदर मौजूद है। इमरान खान का क्या रोल हो सकता है? क्या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को खान को इंगेज करना चाहिए? क्या होना चाहिए? इफ यू आस्क मी, अगर इफ आई वांट, अगर मैं कोई एडवाइस कर सकूं पीटीआई इमरान खान को, कि ही मस्ट साइड विद विद द गवर्नमेंट, और एक्चुअली साइड विद द मिलिट्री। और उनसे कह दे कि ये जो हमला है, हमारे डिफरेंसेस अपनी जगह है, लेकिन जब पाकिस्तान के अगर खतरा है, सो वी आर विथ यू। ओके, इससे फिर अगर कॉन्फ्रेंस बढ़ती है, फिर शायद कोई हल निकल आए कि ऐसी हम हुकूमत हमारे पास आए जिसको न सिर्फ पॉपुलर हो, एक्चुअल एक्चुअल पॉपुलैरिटी उसको दुनिया में हो। अब वो उसका जो हल है वो आपको भी पता है। थोड़ा सा मैं और वजाहत कर दूं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कश्मीर और बलूचिस्तान कौन ज़्यादा, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ओके, ये बलूचिस्तान में भी जो भी हमले हो रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये, नॉट द ओनली फैक्टर। इंडिया ये समझता है कि हम कश्मीर में उनके यहाँ उनकी दहशतगर्दी करा रहे हैं, या उन ग्रुप्स को हम सपोर्ट करते हैं। और उसी तरह वो हमारे यहाँ जो बीएलए वगैरह है, वो उनको सपोर्ट करती है। तो हमें ये करना पड़ेगा कि दुनिया को कन्विंस करें। इंडिया को कन्विंस करना तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो जो भी हो हमें ब्लेम करेंगे कि हमारा इन ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो टेररिस्ट ग्रुप, या जिसको टेररिस्ट करार दिया था, या जिहादी ग्रुप जिसे कहते हैं, उनके खिलाफ हमें
ऐसे एक्शन लेने के दुनिया को पता चल जाए कि वी आर नॉट अलाउइंग देम एनीथिंग के। आप अगर कश्मीर का हल चाहते हैं तो किसी जिहादी ग्रुप को सपोर्ट करके आप कश्मीर का हल नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी वनरेबिलिटी अभी बहुत है, बलूचिस्तान में है, केपीके में है। पहले उसको ठीक कर लें। जैसे चाइना कहता है ना कि चाइना धमकियां तो करता है कि मैं ताइवान को ले लूं, लेकिन वो नहीं करेगा जब तक वो अपने आप को इस पोजीशन में ले आए कि वो हमला करके वो जो जवाबी वॉर होगी दुनिया की तरफ से उसको वो संभाल सके। हमारी अभी ये कमजोर है, देयरफॉर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि दुनिया को हम कायल कर दें कि हम किसी टेरर ग्रुप को सपोर्ट नहीं करते। वैसे वर्बली कहने से नहीं होगा। दुनिया इंडिया को कन्विंस करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो तो वही कहेंगे जो वो कहना चाहते हैं। दुनिया को अगर कर दे, खुदा ना खास्ता अगर इंडिया ने अग्रेशन की भी, सारा प्रेशर इंडिया पे आएगा टू बैक ऑफ, इससे पहले कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाए और न्यूक्लियर वॉर का खतरा हो। सर अब हमने कुछ जर्नल्स के इंटरव्यूज किए हैं, फौजी जर्नलों के। उनका भी ये कहना था, उनकी भी ये राय थी कि ऐसे हालात में एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के जो दरमियान इख्तलाफात हैं ये खत्म होने चाहिए और खान को बाहर आना चाहिए, बेल पर बाहर आना चाहिए, इवन पे रोल पर बाहर लाया जाए, पार्लियामेंट में आकर वो कोई स्टेटमेंट दे। आप क्या आप इस सोच के हामी हैं? आप समझते हैं कि क्या ये सही सोच है? बिल्कुल सही है। ये मतलब अगर आप समझते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी नहीं है, अगर आप समझते हैं कि इमरान इमरान खान को कोई थ्रेट नहीं है, उसे आने दो बाहर। अगर आपको अगर उससे थ्रेट नहीं है तो जब आप उसे बंद करके रखते हैं, किसी को मिलने नहीं देते, तो बाकी लोगों को तो ये इंप्रेशन जाता है ना कि आप उससे डर रहे हैं। अब पाकिस्तान की खातिर आई थिंक, और इमरान खान को भी चाहिए कि थोड़ा सा अगर खौफ को फौज के खिलाफ, हालांकि उसने कहा भी है कि वो फौज के खिलाफ नहीं है, लेकिन पीटीआई की तरफ से फिर भी कुछ ऐसे बयानात आ जाते हैं जिससे हमारे फौज पे ये मैसेज चला आता है कि शायद वो फौज के खिलाफ है। उनको भी बहुत केयरफुली अपने आप का हैंडल करिए। ये बहुत ही नाजुक रला है, नाजुक। इस मामले में दोनों तरफ से फरागतेगी करनी चाहिए। और आप सही कह रहे हैं कि इमरान खान को राह कर दे, उसे पैरोल में डाल दे, इन्वॉल्विंग करें। उसके बाद देखिए, अगर वो इतना पॉपुलर है, अगर वो नेक्स्ट कमेंट बना सकते हैं, बनाने दो। क्योंकि वेल अगर आप कहते हैं कि नहीं सर, हम अब एयर कमोडोर साहब, प्रोटेक्टिव। अब नेक्स्ट गवर्नमेंट तो चले दूर की बात है, मैं सिर्फ मौजूदा तनावुर में ये जो मौजूदा हालात है, मौजूदा क्राइसिस, फौजें खड़ी हैं सर आमने सामने, जंग लग सकती है, जिस तरह आप बात करें बात न्यूक्लियर तक जा सकती है। इन हालात में इमरान खान अगर बाहर होगा तो फिर उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, खान का इंपैक्ट क्या पड़ेगा? देखो, मेरे ख्याल से पीटीआई का एक ही इंटरेस्ट है कि आप फ्रेश इलेक्शंस कराएं सून। मेरे ख्याल से उनको जो पहले था कि हम मैंडेट वापस कर दो, उससे वो पीछे हट गए। उनको यही कि 9/11 वो 9 मई का आप ये करा लें, ओपन इन्वेस्टिगेशन करवा लें। इन्वेस्टिगेशन करा नहीं लें। नहीं, एयर कमोडोर साहब, मैं पूछना चाह रहा हूं कि इन हालात में अगर इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आ जाएगा, जब फौजें सामने खड़ी है, जब पूरी दुनिया देख रही है, इमरान खान के बाहर आने से इंपैक्ट क्या पड़ेगा? देखो, इमरान खान के बाहर आने से अगर मैं इमरान खान को हिदायत कर सकूं, उसको मैसेज दे सकूं, आप बाहर आके आप फौज के साथ खड़े हो जाए और आप ये मैसेज दे दें कि हम फौज के साथ खड़े, अगर हम पे हमला हुआ है, अगर हिंदुस्तान हम पे एग्रेशन करता है, हमारे अपने डिफरेंसेस जरूर होंगे, लेकिन इस मौके पे हम पीटीआई और सारा मुल्क फौज के साथ खड़ा हुआ है। और इस तरह से वो मैसेज भी जाएगा हिंदुस्तान को कि ये मुल्क डिवाइडेड नहीं है। क्योंकि जो मिसकैलकुलेशन हिंदुस्तान से ये हो सकती है, वो समझते हैं कि यहाँ डिवाइडेड बहुत है, और अगर डिवीजन में आए तो अगर ये फौज हमला भी करना चाहे या ये हुकूमत जो है पीडीएम की हुकूमत हमला भी करना चाहे, उसको पॉपुलेशन की सपोर्ट नहीं होगी। होगी नहीं होगी, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन अगर इमरान खान आके ये कह दे कि मैं फौज के साथ हूँ अगर आप पे हमला होता है, पहले इस रिस्क से हम बाहर निकले, उसके बाद आप जरूर बात करें कि नेक्स्ट इलेक्शन कब होने चाहिए, वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल से आई जस्ट होप एंड आई जस्ट प्रे कि ये बात अगर इमरान खान की समझ में आ गई है, अगर हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की समझ में आ गई है, तो फिर कोई हल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर दोनों तरफ से हटदर्मी रही, तो अनफॉर्चुनेटली हम अपने आप को बहुत कमज़ोर पोजीशन में काम कर देंगे, जिसमें दुनिया का सारा प्रेशर हम पे आएगा। और हिंदुस्तान हम पे अटैक ना भी करे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड अदरवाइज।
सर, ख्वाजा आसिफ साहब की इस दौरान जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी जो स्टेटमेंटें हैं, मैं देख रहा था इंडियंस वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाकर ख्वाजा आसिफ साहब के जो अमेरिकन चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया वो स्टेटमेंट्स दोहरा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने, डू यू थिंक सो, नुकसान पहुंचाया है इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के बयानिए को? देखो ये अनफॉर्चुनेटली ये हमारे बयान से कुछ नहीं होता है। आपने जो दुनिया की एक जो वेस्टर्न पास ये जिनको वो कहते हैं कि ये हो नहीं सकता है जो पुलवामा में हुआ है आईएसआई की नॉलेज के बगैर हुआ, ये दिस इज देयर ऑफिशियल थिंकिंग। और ये उनके उनके जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने बाकायदा लिखा भी है। इसको हमने ठीक करना है। बाकी आप जो मर्जी कह दें हमने किया हमने नहीं किया, अगर हमने नहीं भी किया विच आई थिंक शायद शायद हमने नहीं किया, बिकॉज हम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कर सकते। और तो फिर दुनिया कहती है कि आपने आपने 65 की जंग में क्या बेवकूफ़ी की थी, आपने कारगिल में क्या बेवकूफ़ी की थी। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा बैकग्राउंड इतना कमज़ोर है, क्योंकि अगर हम सही भी हो गए तो हमें दुनिया को कन्विंस करने के लिए वक्त लगेगा। लेकिन अगर हम एक्चुअली जो हमारी जिहादी ग्रुप्स है उनके खिलाफ जाए, उनको बंद कर दें, क्योंकि हमारे लिए बलूचिस्तान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कश्मीर से। अगर हम उसे बंद कर दें, दुनिया को कन्विंस कर दें कि कोई जिहादी ग्रुप को हम अक्रॉस द बॉर्डर चाहे कहीं भी हो हमला नहीं करने देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया दुनिया का जो प्रेशर जो हम पे आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, इंडिया पे जाएगा। और फिर आप इंडिया से इन्वेशन करके आप इंडिया को कह दें कि आप बलूचिस्तान में हमला ना करें, एंड विल टेल यू कि हम कश्मीर में मिलिटरीली हम कुछ नहीं करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि यही तरीका है। बिकॉज मेरे लिए पाकिस्तान पहले संभालो, जब पाकिस्तान समझ जाए, अगर हम बहुत स्ट्रांग हो जाए, फिर कश्मीर पे हम उस पर ज़्यादा बात हो सकती है। सर, अब पॉसिबली टारगेट अगर हमें करना पड़ जाए इंडिया के अंदर और हमारे एयरफोर्स को टारगेट करने पड़ जाए, मिसाइल्स फायर करने पड़ जाए, तो कौन सी मैन इंडिया के अंदर वो जगह हैं या सेंटर पॉइंट है जहां पर हमने हिट करना है? देखिए वो तो होगा डिपेंडिंग इन इंडिया हम पे क्या हमला करे। जैसे हमारा रिस्पांस है, जो एयरफोर्स का भी रिस्पांस है और गवर्नमेंट का भी रिस्पांस जो था कि वो टिट फॉर टैट, कि क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि एस्केलेशन हो। ये भी बता दूं कि 2019 में हमारे F-16 के उनके मिराज 2000 और SV-30 हमारे जद में थे, वो जद में थे। लेकिन हमारे एयरफोर्स को ये बताया गया था कि आप सिर्फ उनको एंगेज करें जो बिल्कुल बॉर्डर के करीब है। हम्म। तो इस वजह से अभिनंदन को मारा, वो शुक्र है हमारी तरफ गिरा। दूसरा जो जहाज को मारा था, इस वजह से शुरू में हमारी कोई हेजिटेशन थी कि हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, बिकॉज वो अगर हमने बहुत डीप इनसाइड मारा होता, तो अगर मारा होता तो फिर वो हिंदुस्तान हमें ये कहता है कि ये देखिए आपने जो F-16 को आपने वायलेशन की, अमेरिका को आपने कहा था कि आप हिंदुस्तान से पहल नहीं करेंगे। इस वजह से, लेकिन जब हमें पता चला कि नहीं, वो तो हिंदुस्तान का तो गिरा ही नहीं है, वो एक्चुअली गिर गया था, तो उसके बाद हमने कहा कि हाँ ठीक है हमने मारा था। और वो बिल्कुल हमारे आने का एक ही तरीका था कि जब हमारे बॉर्डर के बिल्कुल करीब हो। इस वजह से वो हमारी ये बात मानी गई। और दूसरी ये है कि जब जब SV-30 के बारे में जब ये खबर निकली, तो इंडिया ये समझ रहे थे कि हम पे प्रेशर रहेगा, लेकिन एक्चुअली जो F-16 मैन्युफैक्चरर है, जनरल डायनेमिक्स और एमराम जो बनाते हैं, वो तो बहुत खुश हुए, क्योंकि उनकी तो बहुत बड़ी एक पब्लिसिटी हो गई ना F-16 वर्सेस द रशियन के SV-30 और उनके जो मिसाइल्स है। सो वो तो इस वजह से हमें बहुत सपोर्ट मिला। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोन भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोन की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।